Welcome to CR International School online classes. Hello students, our today's topic is mainly magnetic quantum number and the revision of some previous quantum numbers which I taught you in the previous lectures. Just like अब याद करिए बेटा, हमने पिछले लेक्चर्स में आपको क्या पढ़ाया था, हमने क्वांटम नंबर की डेफिनेशन बताई थी आपको। क्वांटम नंबर की डेफिनेशन क्या थी आपको याद हो कि जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है और उस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, मोमेंटम क्या है, इसे बताने के लिए कई साइंटिस्ट लोगों ने कई सारे एक्सप्लेनेशंस दिए, है ना। बट फाइनलाइज क्या हुआ कि क्वांटम थ्योरी में कुछ नंबर्स थे, है ना, जिनको हम क्वांटम नंबर्स बोलते हैं, जिनकी हेल्प से हम एटम में जो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, उसकी पोजिशन को, उसकी एनर्जी और उसके मोमेंटम को बता पाते हैं। ठीक है, तो दैट नंबर्स ऑफ द क्वांटम थ्योरी, है ना, वो क्या कहलाते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं बेटा, उसकी पोजीशन को और उसके इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी एनर्जी को बता पाए, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं बेटा, क्वांटम नंबर्स। ठीक है बेटा, और उसमें कई क्वांटम नंबर्स हैं, उसमें एक है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, जो हम लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। तो आपको याद हो वो क्या बताते थे, डायग्राम भी वैसे सामने है, आप इससे भी क्लियर कर सकते हैं कि किसी भी एटम में डिफरेंट, मतलब ईच एटम हैविंग द डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, और ईच तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस, ठीक है, इन एन एटम, किसी भी एटम में उसके इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, इससे हेल्प से पता चलता है बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। तब क्या पाया गया कि सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हैविंग द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हैविंग द डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो जैसे यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन थे जिनकी डिस्टेंस सेम मिली, तो इससे बनने वाला जो पाथ बना, ये पहला पाथ बना बेटा, जिसको हमें क्या बोला गया, फर्स्ट शेल बोला हमने। इज इट क्लियर? उसके बाद हमारे पास क्या है, जो अगली डिस्टेंस पर कुछ इलेक्ट्रॉन मिले और उन इलेक्ट्रॉन से रिवॉल्व करने से जो पाथ बना, वो आपका क्या कहलाया बेटा, सेकेंड शेल कहलाया। और जो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन था, उसे रिवॉल्व करने से, या इलेक्ट्रॉन थे मोर देन वन भी हो सकते हैं, उनसे रिवॉल्व करने से जो बेटा पाथ बना, उसको हमने क्या बोला, लास्ट शेल या वैलेंस शेल बोला। इज इट क्लियर? चलिए, तो इस तरीके से ये KLMN शेल का जो कॉन्सेप्ट आया, वो कहां से आया, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आया। और क्वांटम नंबर की टर्म में उसको क्या बोलते हैं, जो पहली डिस्टेंस है उसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डिफाइन हुई बेटा, तो वो फर्स्ट डिस्टेंस को n बराबर 1, है ना, ये सेकंड डिस्टेंस हुई n बराबर 2, n बराबर 3, इस एज सच अगेन। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें कई और भी चीज पता चली, क्योंकि जो मैक्सिमम डिस्टेंस थी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की बेटा, वो हमारी क्या कहलाती है, आप याद करिए, है ना, एटॉमिक रेडियस। और एटॉमिक रेडियस से हमें एटॉमिक साइज पता चल सकता है, एटॉमिक वॉल्यूम पता चल सकता है। तो इस तरीके से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें कई सारी चीजें पता चली उस डिस्टेंस के बेसिस पर, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज, एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है बेटा। और इसके अलावा देखो, हमें एक एनर्जी और मोमेंटम भी एक पॉइंट था, तो जो पहली डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, उनकी एनर्जी भी एक फॉर्मूला था, याद करिए, है ना, En-2 पाई स्क्वायर m e⁴ है चार्ज का अपॉन, क्लियर पॉइंट। उस वाले फॉर्मूले से हम क्या करते हैं बेटा, है ना, एनर्जी लेवल्स के, जैसे फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, देखो कई सारी वर्ड्स हैं, वो एक ही बात को रिप्रेजेंट करता है। आप शेल बोलिए, वो भी यही चीज है, ठीक है ना, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, KLMN शेल बोलिए, ऑर्बिट बोलिए, ठीक, उनका एक नाम एनर्जी लेवल भी होता है। क्लियर पॉइंट? जैसे ये फर्स्ट डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रॉन है, इनके घूमने से जो पाथ बन रहा है, तो इस पाथ की जो है ना, शेल की जो एनर्जी है, या इसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है, वो हमारी क्या कहलाती है ना, एनर्जी की बेसिस पर इनको क्या बोला गया बेटा, एनर्जी लेवल्स बोला गया। क्लियर है? तो एक फॉर्मूले से डिफरेंट एनर्जी लेवल्स भी निकाले गए, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कंक्लूजन भी निकला। क्या निकला बेटा, याद करिए कि आपका ईच एनर्जी लेवल की एनर्जी, से K से ज्यादा L की एनर्जी, L से ज्यादा M की, M से ज्यादा N की, जैसे जैसे, और भी शेल्स होती है उनकी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उनके एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और एक ही एनर्जी लेवल पर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी क्या होती है, सिमिलर होती है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कंक्लूजन आया था। बट आफ्टर सम टाइम कुछ प्रॉब्लम्स आई स्पेक्ट्रम के रिगार्डिंग, कि क्योंकि अगर एक ही एनर्जी लेवल की एनर्जी सेम है ना, तो एक लाइन्स मिलनी चाहिए, जैसे एक लाइन ये इसकी, एक लाइन इसकी, स्पेक्ट्रम जब बनाया गया, लेकिन लाइन जो थी, है ना, बाद में पता चला छोटी छोटी लाइंस में, फाइन लाइंस में डिवाइडेड है। समझ में आ गया नहीं? तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आई कि जो मान लो अभी तक तो ये था कि एक एनर्जी लेवल की अपनी एक एनर्जी है, ठीक है बेटा, और उस एनर्जी लेवल पर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अपनी एनर्जी, और वो आपस में बराबर होनी चाहिए। क्लियर पॉइंट?
अब एक ही लाइन के फिर फाइन स्पेक्ट्रम जब बनाए गए तो फाइन स्पेक्ट्रम बने, लाइन एक लाइन के अंदर छोटी छोटी फाइन लाइंस मिले, तो जो फाइन स्पेक्ट्रम मिला इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है कि एक एनर्जी लेवल पर भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की बदल रही है। मतलब एक एनर्जी लेवल पर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है, मे बी सेम और मे बी डिफरेंट। जब इस चीज पे आगे बढ़े बेटा तो इस पे एक सोमरफील्ड थे, उन्होंने भी अपना एक मॉडल दिया था, सोमरफील्ड मॉडल भी कहलाता है वो, और उन्होंने अपने अपने जो भी एक्सपेरिमेंट किए हो बेटा उसके थ्रू एक कंक्लूजन भी निकाला कि एक ही एनर्जी लेवल पर डिस्टेंस पर थे इलेक्ट्रॉन, लेकिन घूमते घूमते उनके पाथ में क्या आता है, वेरिएशन आता है। समझ में नहीं? तो भाई एनर्जी बदल रही है, एनर्जी कैसे बदलेगी, जब भाई वेलोसिटी बदलेगी, वेलोसिटी कैसे बदलेगी, जब उसकी पोजीशन बदलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि घूमते घूमते जो सर्कुलर पाथ है, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते अपने पाथ को सर्कुलर से थोड़ा चेंज कर लेते हैं, और जब चेंज होगा तो डिस्टेंस बदलेगी, डिस्टेंस बदलेगी तो वेलोसिटी, वेलोसिटी तो मोमेंटम भी बदलेगा और आपकी बेटा उसकी एनर्जी भी बदलेगी। ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आज बस रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि बेटा मुझे पता है कि भाई लास्ट ईयर जितने भी एक्सपीरियंस मतलब कई सालों से जो पढ़ा तो हो गया, टाइम हो गया, तो बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं चीजों में, और मेन क्वांटम नंबर्स को एक से दूसरा, दूसरे से मतलब बच्चे अलग अलग याद करते हैं, किसी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये, मैग्नेटिक ये, आइसोमेट्रिकल ये, नहीं सब जुड़े हुए हैं। अब देखो पहले में एक प्रॉब्लम आई, लाइन से फाइन लाइंस मिली, तब जाके ये कॉन्सेप्ट आया कि एक ही एनर्जी लेवल पर अलग अलग लाइंस कैसे मिल रही हैं, वो तो एक ही लाइन मिलनी चाहिए। तो डिफरेंट लाइन मिलने का मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट है, क्योंकि एनर्जी लाइन स्पेक्ट्रम तो तभी बनता है जब एनर्जी में वेरिएंस होता है। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब एक ही एनर्जी लेवल पर भी एनर्जी बदल रही है, तो एक ही एनर्जी लेवल पर कई सारे इलेक्ट्रॉन है, शायद कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम होती हो, कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिफरेंट होती हो। अब एनर्जी डिफरेंट कैसे होगी, तब उन्होंने देखा जैसे ये एन है, सब में आप देख रहे हो सारे इसमें n बराबर 4, n बराबर 4, n बराबर 4 है ना, n बराबर 4, सब में n बराबर 4 है। मतलब क्या है, सबका मेन पाथ जो मेन न्यूक्लियस से डिस्टेंस है वो क्या है, सेम, लेकिन जब रिवॉल्व करते हुए क्या हुआ, एक बात तो वही सेम डिस्टेंस में, तो इसकी k बराबर भी क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, फिर डिफरेंट हुई थोड़ी, तो भाई सेल तो वही थी है ना, उस सेल में कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दूसरे तरीके से, तो के इसकी वैल्यू बदल गई। आगे समझो बेटा, तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यूज बदलती गई। क्लियर है पॉइंट? तो इस टाइप से हमारे पास क्या है, यहां से हमारे पास कई कॉन्सेप्ट्स निकले। क्या कॉन्सेप्ट्स निकले कि जो शेल होता है, एनर्जी लेवल होता है, उसमें पाए जाने वाले सभी इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉनों की एक ही एनर्जी लेवल पर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी क्या होगी, आपस में सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। तो कहने का मतलब सब पाथ भी होते हैं, मतलब एक मेन पाथ के क्या है, सब पाथ में डिवाइडेड होते हैं। इज इट क्लियर? तो जिनको क्या नाम दिया गया, सब शेल नाम दिया गया, उनको फिर बाद में SPDF से रिप्रेजेंट भी किया गया। क्लियर? एक तो मेन कंक्लूजन यहां से निकला। दूसरा मेन क्या बात पता चली कि जब किसी भी एटम में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो जरूरी नहीं है वो हमेशा सर्कुलर है, उससे बनने वाला जो पाथ वो हमेशा क्या हो, सर्कुलर हो, है ना। तो द पाथ विच इज क्रिएटेड बाय द रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस मे बी सर्कुलर एंड मे बी इलेप्टिकल। इज इट क्लियर? तो यहां से ये जो पाथ की इलेक्ट्रॉन के घूमने से जो पाथ की इलिप्टिसिटी बनी, आया पॉइंट? तो इलिप्टिसिटी ऑफ द पाथ है ना, बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम, तो दैट इज डिफाइंड बाय द अजीमुथल क्वांटम नंबर। इज दैट क्लियर? तो अजीमुथल क्वांटम नंबर के थ्रू इसको भी डिफाइन किया है। क्लियर है पॉइंट? तो एक मेन पॉइंट किया है, और जो सब इन जो डिफरेंट एक ही एनर्जी लेवल पर जब डिफरेंट पाथ्स आए, उनको क्या बोला गया, सब पाथ, मतलब सब शेल, सब ऑर्बिट्स। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से देखो, ये कल मैंने आपको बताया था, पहली शेल है और कितने एनर्जी लेवल पर कितनी सब शेल्स होती हैं। तो जो हमारा एनर्जी लेवल होता है, जैसे पहला एनर्जी लेवल है तो उसमें एक ही सब शेल मिलेगी, आगे दूसरे एनर्जी लेवल में 2 सब शेल मिलेगी। एक तो मतलब वही सेम पाथ, एक उससे अलग, तो दो पाथ हो गए, एक सेम है ना, एक डिफरेंट। n बराबर 3 है, जब एनर्जी लेवल 3 हुआ बेटा, तो उसमें क्या है, कितने सब पाथ मिलेंगे, उसमें 3 डिफरेंट, मतलब एक तो सेम सर्कुलर, 2 डिफरेंट पाथ मिलेंगे। इज दैट क्लियर? 4। तो जितने आपकी शेल का नंबर होता है, जैसे एनर्जी लेवल 5 है तो उसमें 5 सब पाथ मिलेंगे। इज दैट क्लियर? तो ऐसे बेटा हमारे पास क्या होता है, तो कई सारे सब पाथ मिलते हैं और वो डिपेंड करते हैं। तो दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पता चला आपको। क्लियर है पॉइंट? इसी तरीके से बेटा यहाँ पर आपको एक और बात पता चली कि एक ही सब शेल पर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी सेम नहीं होती है ना, इट्स मे बी सेम और इट मे बी डिफरेंट। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से क्या कंक्लूजन था कि एक एनर्जी लेवल पर पाए जाने वाले सभी इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी क्या है, सेम, लेकिन अब वो यहाँ पर आके क्लियर हो गया कि ऐसा जरूरी नहीं है। अगर सेल की एनर्जी सेम होती, सबका बनने वाला पाथ सेम होता, सबकी एनर्जी सेम होती, यहाँ तो डिफरेंट आया है। इज इट क्लियर? तो एक ही शेल पर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी भी क्या हो जाती है बेटा,
डिफरेंट हो सकती है। एक बात आपको ये पता चली यहाँ से, क्लियर। अब देखो ये होता क्या है कि कैसी चीजें आती हैं, मतलब पाथ तो यही है, मतलब डिस्टेंस तो यही है, मेन एनर्जी लेवल ये है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी पोजीशन से जंप करके दूसरी जगह जाएगा ना। मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन घूमते हुए आया और उसकी जंप मतलब जंप करके वो, जैसे मान लो उसका पाथ क्या है, उसका पाथ ये है, घूमने का पाथ क्या है, मान लो ये है। अब वो उसने अपना पाथ चेंज करके यहाँ होना था, लेकिन अब उसने पाथ बदल के कहाँ कर लिया, पाथ इलेक्ट्रॉन यहाँ होना। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जो एक ही एनर्जी लेवल पर उनकी क्या होता है, वो जंप करके पोजीशन को बदलते होंगे, और जब जंप करेंगे पोजीशन बदलेंगे तो इसमें एनर्जी का चेंज आना तो जरूरी है ही है बेटा। तो ये एक और पॉइंट पता चला कि एक ही एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन्स जंप्स करके अपनी एनर्जी को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है बेटा, एक चीज हमें ये मिली। और एक और भी बात बेटा जो हमने कल जो एसिमेट्रिकल क्वांटम नंबर की वीडियो थी उसमें हमने नहीं बताई थी, वो क्या थी बेटा, तो ध्यान से सुनो। जैसे याद करो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी वो उसकी एनर्जी लेवल पर बेस्ड थी। जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन से मानो 2 इलेक्ट्रॉन से स्टार्टिंग में जो है, इनकी जो एनर्जी होगी वो पहले एनर्जी लेवल पर बेस्ड है, मतलब शेल पर बेस्ड है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर बेस्ड है। इस सेल में सेकंड ये जो इलेक्ट्रॉन है सेम डिस्टेंस पर है, तो इनकी इन सेकंड शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी एनर्जी सेकंड एनर्जी लेवल पर बेस्ड है और आपस में इक्वल होगी, हमने यही पढ़ा ना। लेकिन अब आप बताओ मुझे कि जब इन सबका एनर्जी लेवल सेम है, सब n बराबर 4 पर है बेटा, ये कल की वीडियो में नहीं था इसलिए थोड़ा इसको ध्यान से समझना, क्लियर है पॉइंट। तो हमारे पास क्या है, देखो सभी का क्या है, n बराबर 4 है, सबका एनर्जी लेवल सेम है, क्लियर। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ने जंप करके अपने पाथ को चेंज किया, इलेप्टिकल पाथ में आया, तो एनर्जी बदली नहीं बदली। तो अब आप ये बताओ, जो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल 4 के पहले भी और अभी भी सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, उनकी एनर्जी तो सेल के इक्वल कम बता सकते हैं, इसके बेसिस पर बता सकते हैं, एनर्जी लेवल के बेसिस पे बता सकते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बेसिस पे बता सकते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन जंप करके उसने अपनी पोजीशन बदल ली और उसकी एनर्जी बदल गई, तो उसकी एनर्जी इस वाली तो मिलेगी मिलेगी, इसके साथ साथ अभी ये जो एक नया पाथ बना है, नई डिस्टेंस क्रिएट हुई है, ये नई एनर्जी भी उसमें मिलेगी नहीं मिलेगी। तो यहां पर हमें एक कंक्लूजन मिला कि जो इलेक्ट्रॉन्स मतलब किसी भी एनर्जी लेवल में पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी होती है वो केवल और केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे बेस्ड या शेल की एनर्जी पे बेस्ड नहीं करती, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन किस शेल मतलब किस एनर्जी लेवल और उस एनर्जी लेवल के किस सब पाथ में है, क्योंकि इनकी भी तो एनर्जी अलग होगी। मान लो तो ये वाला जो पाथ है n बराबर k बराबर 3 वाला जो पाथ है, इसकी एनर्जी अलग है, और जो n बराबर 4 तो यहाँ भी है, सब में है, तो एनर्जी लेवल 4 वाली एनर्जी तो इन सारे पाथ के इलेक्ट्रॉन्स में मिलेगी, मतलब समझ में आ रहा है, तो सब में मिलेगी। लेकिन इन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बेटा जो पाथ के बदलने से जो एनर्जी बदल रही है, अब मान लो इस वाले इलेक्ट्रॉन में जो एनर्जी मिलेगी वो तो k बराबर 3 वाले के बेसिस पे मिलेगी ना। अब जो एनर्जी इस पाथ की है वो एनर्जी इस वाले पाथ की नहीं है, लेकिन n बराबर 4 ये भी है। तो अब आपको एक कंक्लूजन मिला एसिम्प्टोटिक क्वांटम नंबर के बाद कि हमारे पास क्या होता है, वो आपको कंक्लूजन में क्या मिला बेटा, देखो कि जो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो किस पे बेस्ड है ना, इट इज बेस्ड अपॉन नॉट ओनली एनर्जी लेवल, केवल एनर्जी लेवल पर बेस्ड नहीं है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n पे बेस्ड नहीं है, साथ ही साथ वो किस पे बेस्ड है, उसके सब पाथ पर भी बेस्ड है, प्लस है ना एनर्जी ऑफ सब पाथ का मतलब क्या हो गया, सब शेल। आ गया पॉइंट समझ में। तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एसिम्प्टोटिक क्वांटम नंबर। तो हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बेस्ड अपॉन वैल्यू ऑफ n प्लस l। पॉइंट क्लियर हुआ ये। तो देखो ये एक नया पॉइंट था जो हमने आपको कल नहीं बताया था, क्लियर है। यहां से तो पहले बस सीधी सी बात है, पहले एनर्जी केवल किस पे बेस्ड थी, आपकी सब वो शेल पे बेस्ड थी, डिस्टेंस पे बेस्ड थी, तो हमने वो बता दिया कि एक ही डिस्टेंस एक ही एनर्जी लेवल पर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी आपस में इक्वल है। लेकिन अब जब हमें ये पता चल गया कि इस एनर्जी लेवल पर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एनर्जी रखते हैं ड्यू टू द चेंज इन देयर पाथ, मेन पाथ से स्प्लिट करके मतलब जंप करके वो एक दूसरा पाथ बना रहे हैं, एनर्जी बदल रही है, तो एक मेन एनर्जी लेवल पे डिपेंड करेगी और साथ ही साथ अब जो पाथ बना उसकी एनर्जी पे बेस करेगी। सब अलग अलग पाथ है तो ये वाली एनर्जी बदलती रहेगी। इज दैट क्लियर? हो गया पॉइंट बेटा। तो इस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। तो यहां से आपको ये दो नए पॉइंट पता चले।
तो एजिमुथल क्वांटम नंबर जो होते हैं बेटा, इनको स्मॉल एल से, एजिमुथल क्वांटम नंबर का रिप्रेजेंटेशन किससे होता है बेटा, स्मॉल एल से होता है। क्लियर? तो अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी n+l वैल्यू पे डिपेंड करती है, मतलब पहले तो वो किस एनर्जी लेवल में है उस पर डिपेंड करेगा। सही, मतलब थर्ड शेल में, फोर्थ में, सेकंड पे, तो पहले तो उसकी वैल्यू प्लस अब उस पाथ में मेन एनर्जी लेवल पर उसका सब पाथ क्या है, तो सेकंड एनर्जी वो उसमें ऐड हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से बेटा हमारे पास n+l वैल्यू पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का कंक्लूजन आया। चलिए अब इनको एक मुझे बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, है ना, n की वैल्यूज को शेल से रिलेट कराना है, एक एजिमुथल क्वांटम नंबर को बेटा मुझे शेल की वैल्यू से रिलेट कराना है। तो ये मैं आपको क्या करता हूँ, सारे क्वांटम नंबर्स हो जाएं, फिर इन सबको एक बार, क्योंकि देखो शेल वगैरह को तो हम k, l, m, n वगैरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सब शेल को हमने जैसे देखो होगा s, p, d, f वगैरह से, स्मॉल s, p, d, f से रिप्रेजेंट किया है, लेकिन इनकी क्वांटम वैल्यू क्या होती है, क्वांटम नंबर के रेस्पेक्ट में वैल्यू क्या होती है, ये तो शेल सब शेल की टर्म में होगा। तो ये मुझे रिलेट करना है, तो ये मैं क्या करूंगा, चारों के चारों क्वांटम नंबर हो जाते हैं, उसके बाद एक साथ रिलेट करता हूँ। ठीक है बेटा, चलो तो ये हमारे पास इस तरीके से। अब इसके बाद देखो हमारे पास जो अगला नंबर लगता है वो हमारा लगता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का। ठीक है, तो अब वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होते हैं, अब हम बात करते हैं बेटा उनकी, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा। क्लियर? अब मैं रब करते हुए कुछ बोलता जा रहा हूँ, तो थोड़ा आप उस पर ध्यान देना बेटा। ये दो डायग्राम फिर भी छोड़ ही देता हूँ, शायद इनका थोड़ा थोड़ा यूज पड़ेगा। क्लियर है? अच्छा, ये कि मैंने कल एंगुलर मोमेंटम बताया था, तो जब इलेक्ट्रॉन बेटा डिफरेंट डिफरेंट सब पाथ में जाएगा तो वो एल वैल्यू बदलेगी, तो एल वैल्यू के बेसिस पर देखो h/2 तो कांस्टेंट है, तो उसमें भी आया था, याद करिए आप, है ना, जैसे हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में एंगुलर मोमेंटम बताया था, तो h/2 तो यहाँ भी था, वहां क्या हो गया था इनटू n, और यहाँ क्या हो गया हमारे पास इनटू में l+1 पे स्क्वायर। ठीक है, तो बस ये चेंज हुआ आपका, बाकी तो सारा सेम है। चलो अब देखो हमारे पास मेन जो चीज है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की डेफिनेशन बताता हूँ पहले, फिर वो डेफिनेशन बनी क्यों जरूरत पड़े एक अगले क्वांटम नंबर की, फिर हम बात करेंगे बेटा उसकी। एक्चुअली होता क्या है, चलो डेफिनेशन तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बेटा ये होती है कि ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन बताता है कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन का जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है बेटा, क्लियर, वो बताता है कौन हमारा इस टाइप, मतलब क्या कहते हैं आपका ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, चलो इसको पूरे को रवि कर देता हूँ, मैंने उसके अगले पूरे इकट्ठे समझाते हैं। तो मतलब डेफिनेशन समझ में आया आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का क्या है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेटा आपको किसी भी एटम में जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, जो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है बेटा, ठीक है, उसका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट बताता है या ओरिएंटेशन। ठीक है, तो हम इसको लेते हैं, हमारे पास क्या था, मैग्नेटिक, है ना बेटा, क्वांटम नंबर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से बेटा। ठीक है, और ml, कुछ बुक्स क्या करते हैं इसको, है ना, ml, m से भी रिप्रेजेंटेशन होता है बेटा इसका, स्मॉल m से, और एक रिप्रेजेंटेशन होता है इसका m के बेस में l, एजिमुथल वाला जो है ना उसके बेसिस पर। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूं बेटा, तो डेफिनेशन क्या है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको क्या बताता है, इट रिप्रेजेंट द 3 डायमेंशनल, है ना, 3D बोलते हैं ना उसको शॉर्ट में, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट और वी कैन से orientation of electron in the atom। किसी भी एटम में जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका, तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स की जो 3 डायमेंशनल है, क्योंकि देखो एटम सर्कुलर फॉर्म में नहीं है, एटम बॉल की तरह स्फेरिकल है। मतलब फॉर एग्जांपल ये कि इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, तो ये आपका घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये नहीं है कि एक सर्कुलर घूम है, ये घूमते घूमते आपका बेटा इस टाइप से भी आ जाता है, अभी आपने पढ़ा पाथ इलिप्टिकल भी हो जाता है, तो घूमते घूमते ये चीजें ऐसे भी, तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको क्या बताता है, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, अभी तक तो हमने सारी कैलकुलेशन आप बोर्ड पे देखो हम 2D में कर रहे थे, पॉइंट मेरे समझ, अभी तक हमने आपको कहाँ कुछ बताया कि हमने तो बस ये बताया कि ये इस डिस्टेंस पे घूम रहा है। तो यहाँ क्या है, देखो अब जैसे कोई भी जो सर्किल होता है, सर्किल बेसिकली 2D को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन घुमा, यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ, तो एक एक्सिस ये हो गई, एक एक्सिस ये हो गई।
अगर आप साइकिल पे देखना भी चाहो तो देखो एक एक्सिस ये हो, एक एक्सिस ये हो, 380 तो इधर है ना, तो इलेक्ट्रॉन तो इधर घूमा। तो अब तक याद करो हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आपको क्या समझा रहे थे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस वो भी हम यहाँ पाथ कह रहे थे कि सर्कुलर पाथ है कि जी इलिप्टिकल पाथ है ना, किसी भी इलेक्ट्रॉन का मान लो घूमते हुए जो पाथ बन रहा था, मान लो सर्कुलर बना कि इलिप्टिकल बना, तो वो भी तो 2D में बताते हैं। लेकिन हमारा क्या होता है, एटम बेटा सर्कुलर नहीं होता है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन के घूमने का पाथ सर्कुलर होता है, ये एक अलग बात है बेटा। लेकिन एटम की जो शेप है वो कैसी है, स्फेरिकल, जस्ट लाइक बॉल, ठीक है। और बॉल में क्या होता है, देखो आप बॉल के सेंटर से एक तरफ इधर भी जा सकते हैं, है ना, इस टाइप से भी हो सकता है, इस टाइप से भी हो सकता है बेटा, इधर की तरफ भी अगर आप देखें तो, है ना। एक मैं पेन लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ये बॉल का जो सेंटर होगा वो तो ये मान लीजिए है, तो बॉल की तरफ इधर कोई लेंथ भी हो सकती है, विड्थ भी, और ये स्फेरिकल है तो ये सब क्या होंगे, आपस में बेटा क्या होंगे, बराबर होंगे। इज दैट क्लियर? तो इसके इतना इधर, इसके नीचे उधर, इतना इधर, तो ऐसे करके एक बॉल बनेगा। तो बॉल जो है 3 डायमेंशनल स्पेस में है, मतलब, है ना। तो ऐसे ही बेटा हमारे पास ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है कि एटम के अराउंड, एटम में न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में, समझ में नहीं, उस अरेंजमेंट को बताता है। तो इट वी कैन से इट रिप्रेजेंट द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट और ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, ठीक है, इन एन एटम। और इसको शॉर्ट में और करके भी बोल सकते हैं, मानो हम, है ना, इन एन एटम, और करके बोला जा सकता है स्पेशियल अरेंजमेंट। जैसे स्पेस होता है ना, या अरेंजमेंट इन द स्पेस, है ना, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इन द स्पेस, ठीक है। इसका एक शॉर्ट नेम होता है ना, स्पेशियल, है ना, स्पेशल नहीं स्पेशल की स्पेलिंग अलग है, ये तो कोई स्पेस से बनाया है ना, स्पेशियल अरेंजमेंट या ओरिएंटेशन, है ना, स्पेशल ओरिएंटेशन, क्लियर पॉइंट। तो जो स्पेस में क्या अरेंजमेंट है वो बता देते, तो ये तो होगी डेफिनेशन। एम से रिप्रेजेंट करते हैं और एम के बेस में एल, क्योंकि बेटे देखो कोई इलेप्टिकल पाथ में घूम रहा है, तो मान लो इलेप्टिकल पाथ में भी एक्स एक्सिस में घूमते घूमते वो ऐसे वाई पाथ वही है इलेप्टिकल, क्लियर है पॉइंट, लेकिन डायरेक्शन बदल गई ना, क्लियर है पॉइंट। तो ये सब चीजें, इसलिए वो एम कॉमन सा बना, एम के बेस में एल इसलिए बना क्योंकि जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट चीज होता है बेसिकली वो सबसेल के बेसिस पर होगा बेटा, ठीक है ना। वो किसके बेसिस पर होगा, सबसेल के बेसिस पर होगा। इज दैट क्लियर? चलो बेटा, हमारे पास इस तरीके से क्या है, ये हुआ। तो हमारा ये हम कर लेते हैं इसको। अब देखो ये मेन पॉइंट है, हम हर वीडियो में क्या करते हैं बेटा, आपको ये बताते हैं कि ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की नीड क्यों बनी, ये क्यों आया। इज इट क्लियर? तो हम बेटा इसी पे लेंगे अभी हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो इसी पॉइंट पर रहेगी हमारी नेक्स्ट वीडियो, कि मैग्नेटिक, देखो डेफिनेशन समझ में आ गया। जैसे हमारे पास क्या है भाई, मेन पॉइंट है, पहले तो डेफिनेशन आ जाए, फिर हम पॉइंट लेते हैं डेफिनेशन बनी क्यों। पॉइंट मेरे समझ रहे हो, क्या ऐसी जरूरत आई या क्या ऐसी प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से हमारे पास हमें एक नई चीज के बारे में सोचना पड़ा, और नई बारे में सोचा, उसका सॉल्यूशन निकाला, और वो एक नया रूल बन गया जिसको